दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। मार्केट ने दोस्तों क्लोजिंग दी है प्लस में। निफ्टी 121 पॉइंट्स ऊपर है, यानी आधे % की तेजी के साथ में क्लोज हो चुका है। निफ्टी बैंक भी न्यूट्रल था। मिड कैप ने 374 पॉइंट्स यानी 0.63% के आसपास की तेजी दिखाई। स्मॉल कैप भी उतना ही ऊपर जाके बंद हुआ। अभी तो प्रॉफिट बुकिंग के बाद में क्लोजिंग है। स्टार्टिंग और जो मिड अगर आपने देखा होगा तो मार्केट अच्छा था, 1% या मोर देन 1% के साथ में ऊपर था। लेकिन उसके बाद में जो यूएसडी ने तेजी पकड़ी तो प्रॉफिट बुकिंग आई ऊपर से मार्केट के अंदर, लेकिन स्टिल आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग मिली है प्लस में। तो क्या रीज़न है उसके पीछे का, उसको चेक कर लेते हैं। साथ में स्टॉक्स को देखें तो मैक्सिमम जो कंपनीज उनके स्टॉक्स आज प्लस में आके बंद हुए हैं। सेक्टर्स को भी देख लेते हैं। निफ्टी रियल्टी सबसे अच्छा परफॉर्म कर चुका है, 2.5% के आसपास का जंप है। मेटल, फार्मा, फाइनेंस सब कुछ प्लस में। आईटी ने थोड़ा सा प्रेशर दिखाया है यहाँ पे। आईटी के ऊपर मैं आपको कई वीडियोस दे चुका था पिछले कुछ दिनों में, जिसमें हमने एआई वर्सेस आईटी को डिटेल में डिस्कस किया था। और आईटी स्टॉक्स अभी नीचे हैं, लेकिन वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन अभी भी कंफर्टेबल नहीं है, उसके ऊपर हमने बातचीत की है। और नेस्डेक यानी जो यूएस की जो कंपनीज है, एआई कंपनीज है, उनके स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो वैल्यूएशन है वो कंफर्टेबल है, क्योंकि उनका जो फॉरवर्ड पी है, आने वाले जो क्वार्टर्स के नंबर्स के हिसाब से जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। तो उस वीडियो को आप देख लेना ताकि आप बेटर डिसीजन ले पाओ और आप सीख पाओ। अब देखिए दोस्तों, बड़ी न्यूज़, बंगाल इलेक्शन की आउटकम का डेटा आपके सामने है और इसमें आप देख सकते हैं बीजेपी काफ़ी आगे है। चांसेस बहुत हाई है कि बीजेपी जीत जाएगी या जीत चुकी है ऑलमोस्ट। 204 सीट बीजेपी के आप देख सकते हैं। टीएमसी की बात करें तो यहाँ पे 83 सीट्स के साथ में टीएमसी आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई देगा। और इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 49 सीट्स बीजेपी अभी जीत चुकी है जब मैंने डेटा लिया। टीएमसी की बात करें तो 20 है। लीड में बीजेपी की ज़्यादा है टीएमसी के कंपैरिजन में। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक हिस्टोरिकल विन बीजेपी के हाथ में जाएगा। और जो मैंने आपको कहा था कि मार्केट इसको चीयर करेगा, तो जैसे जैसे आउटकम आ रहा था, पोल रिजल्ट आ रहे थे ओपन मार्केट के अंदर, वैसे वैसे मार्केट अच्छा परफॉर्म करा था। तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि बीजेपी जीतेगी। और इसमें आप देख सकते हैं सेलिब्रेशन के लिए पीएम मोदी विजिट करने वाले हैं बीजेपी दिल्ली के हेडक्वार्टर, ताकि वो सेलिब्रेट कर पाए पोल रिजल्ट्स को। साथ में आप ये देख सकते हैं वेस्ट बंगाल, आसाम, यहाँ पे तो ठीक है, एनडीए रिटेन करेगी पावर पुडुचेरी के अंदर भी। सो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है फॉर मार्केट। बट आपको ये नहीं देखना है कि मार्केट सिर्फ इसी बेसिस पे चलेगा। यहाँ पे मार्केट ने रिएक्शन दिया, हो सकता है कल भी मार्केट रिएक्शन दे, बट इसकी वजह से ऐसा नहीं होगा कि मार्केट के अंदर अच्छी तेजी आएगी और अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। उसके लिए आपको ग्लोबल सिचुएशन देखनी पड़ेगी। ऑयल के प्राइसेस, इन्फ्लेशन नंबर्स, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हम देखते हैं ऑयल के प्राइस, और इसके अंदर आप देख सकते हैं $102 के आसपास क्रूड। और क्रूड के अंदर एकदम से जंप आया था, उसके बाद में क्रूड थोड़ा सा ठंडा होता हुआ दिखाई दिया है। ये दोस्तों यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, और चार्ट के अंदर आपको सिंपली नोट करने को मिलेगा कि एकदम से स्पाइक आई थी, यानी प्राइसेस ऊपर चले गए थे तकरीबन $107 पर बैरल के आसपास। उसके बाद में एक डिप आता है और अभी डिप चल रहा है। देखते हैं क्रूड माइनस में जाता है या फिर नहीं। क्या कुछ खबर है उसको चेक कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ट्रंप ने प्लान किया है कि ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो भी फंसा हुआ है, जो भी शिप्स वहां पे फंसी हुई है, उसको एस्कॉर्ट करेगा, यानी उसको बचाएगा। आप देख सकते हैं मेंशन कर रखा है यूएस विल एस्कॉर्ट फॉरेन शिप्स जो भी हॉर्मुज के अंदर फंसी हुई है। अब जैसी अपडेट आती है उसके हिसाब से क्रूड ऑयल के जो प्राइस है वो डिक्लाइन करते हैं, क्योंकि अब मार्केट ये सोच रहा है कि ट्रंप का ये जो एक्शन है उस वजह से हो सकता है हॉर्मुज ओपन हो जाए। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, जो आर्मी है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे दिखा देता हूँ। उनकी जो नेवी है ये वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे स्टे करेंगे, ठीक है। अगर ईरान ने टारगेट किया किसी भी कमर्शियल शिप को, तो यूएस नेवी वहाँ पे ईरान के शिप्स के ऊपर या जो भी अटैकर है उसके ऊपर टारगेट करेगी। साथ में दोस्तों यहाँ पे ये भी मेंशन कर रखा है कि यूएस नेवी कोई गारंटी नहीं देती है कि हर एक शिप को वहाँ से बचाएगी। अल्टीमेटली होगा क्या कि कोई मेजर शिप है, किसी भी कंट्री की मेजर शिप है, तो उसके आसपास यूएस नेवी की शिप्स चलेगी बॉडीगार्ड बन के, और कोई भी अटैकर अगर आता है तो फिर यूएस नेवी उससे निपटेगी। सो ये खबर है। अब देखते हैं ये इनका जो प्लान है कितना एग्जीक्यूट हो पाता है या फिर नहीं। बाकी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इस न्यूज़ के बाद भी ऑयल के जो प्राइस थे वो फ्लैट थे। और ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो प्लान है फेल हो गया मतलब मार्केट को ठंडा करने के लिए, मतलब
कोई एक्शन था नहीं, ऐसा कुछ था नहीं कि क्रूड क्रैश हो गया या फिर कुछ ऐसा, क्योंकि पता है बाजार को कि अभी ये न्यूज़ है, कल कोई दूसरी न्यूज़ आ सकती है, और ईरान के पास में बहुत अच्छा पावर है। ईरान यहाँ पे यूएस को बहुत अच्छी टक्कर दे रहा है। साथ में देखिए दोस्तों, टक्कर से ये भी याद आता है कि ईरान ने क्लेम किया है कि ईरान ने अटैक कर दिया है यूएस वॉरशिप को हॉर्मुज के अंदर। अब ये न्यूज़ आती है और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि क्रूड का जो प्राइस है वो नीचे नहीं जाता है, वो एक्चुअली ऊपर ही गया था उस समय। लेकिन यूएस नेवी ने डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब एक्चुअल सिचुएशन क्या है किसी को पता नहीं है। ईरान तो बोल रहा है कि यूएस नेवी वहाँ पे है बचाने के लिए, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पा रही क्योंकि हमने तो उनके ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चल रही है और इसकी वजह से ऑयल जो प्राइस है वो ठंडे नहीं हो रहे। ऑयल प्राइस अगर नीचे नहीं जाएगा तो मार्केट को कुछ खास जंप नहीं मिलेगा। जो इलेक्शन आउटकम है डेफिनेटली उसका थोड़ा सा पुश मिल सकता है कल भी मार्केट को, बट एक्चुअल जो तेजी आएगी वो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद ही आएगी। निफ्टी के टेक्निकल्स को देखते हैं। निफ्टी के टेक्निकल्स में देखिए दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो निफ्टी का सपोर्ट था आज भी इसी लेवल पर निफ्टी के सपोर्ट, या इस लेवल पर नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इसके नीचे निफ्टी नहीं गया और ये सपोर्ट बन चुका है, ये रेसिस्टेंस बन चुका है निफ्टी का, और यहाँ से रेसिस्टेंस तक पहुंचने की कैपेसिटी है आउटकम देखते हुए इलेक्शन का। सो 1.85% ऊपर इसका रेसिस्टेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ से अगर कुछ बड़ी तेजी दिखानी है, ऑल टाइम हाई पहुंचना है, तो उसके बेसिस पे कोई अपडेट आनी चाहिए, उसके बेसिस पे कुछ न्यूज़ आनी चाहिए। सो मार्केट की जो सिचुएशन है वो अभी फिलहाल के लिए साइडवेज मान सकते हैं, ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। मार्केट फिलहाल साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है। अब आपको स्टॉक्स देखना है जो कि ब्रेकआउट कर रहे हैं। डेफिनेटली आज बहुत सारी कंपनी के स्टॉक्स ने ब्रेकआउट किया, काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स ने अप ट्रेंड दिखाया है, और उसके पीछे लॉजिक भी है, उनके नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो उनके ऊपर फोकस होगा इन्वेस्टर्स का, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ खास नहीं है, लेकिन कुछ कंपनीज है जो Q4 को लेकर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन दोस्तों कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने आज अच्छा नहीं, काफ़ी खराब परफॉर्म किया, स्टॉक्स क्रैश हुए। डी मार्ट को देखते हैं सबसे पहले, 5% की मंदी के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, 99 का पी रेशियो है। अब कल हमने बातचीत की थी रिजल्ट और उसकी एक्सपेक्टेशंस की। अब एक्सपेक्टेशन मैंने आपको एक ब्रोकर की दिखाई थी, जिसमें निर्मल बंग करके एक ब्रोकर है, उसकी एक्सपेक्टेशंस हमने देखी और उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डीमार्ट ने अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर किए। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं Q4 की जो प्रॉफिट है वो मिस कर चुकी है एस्टिमेट को, और इसकी वजह से स्टॉक आज नीचे था। जबकि ब्रोकिंग हाउसेस बुलिश है कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ को देखते हुए। लेकिन जो पोल है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि काफ़ी सारे जो ब्रोकर्स होते हैं वो अपनी एक्सपेक्टेशन दिखाते हैं और उसका जो एवरेज होता है वो एक पोल माना जाता है। वो एस्टिमेट कितना था, 680 करोड़ रुपीज़ का था। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है कंपनी का, 656 करोड़ रुपीज़ का है। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस मिस हुई है। ओवरऑल सिचुएशन को देखें, एक ब्रोकर की एक्सपेक्टेशंस बीट हुई है, बट ओवरऑल यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस है वो मिस हुई है, तो इसके चलते स्टॉक ने आज गिरावट दिखाई है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्रोकरेज हाउसेज है वो काफ़ी बुलिश है। मॉर्गन स्टैनली यहाँ पे कहता है कि डीमार्ट का स्टॉक यहाँ से 4% ऊपर जा सकता है। सो ये थोड़ा सा कॉशियस होने का टाइम है। अगर ब्रोकिंग हाउसेज इतनी बड़ी कॉल्स देते हैं और स्टॉक नीचे आता है तो फिर थोड़ा सा सोचना बनता है। अब देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट से पहले की तेजी है वो ऑलरेडी इसमें मिल चुकी है। आई थिंक 20-25% के आसपास का जंप यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। अब स्टॉक रुक चुका है, स्टॉक मार्केट के हिसाब से चल रहा है। मार्केट आपने देखा निफ्टी का भी कुछ इसी तरह से हाल है। सो मार्केट के अपोजिट जाके स्टॉक जब परफॉर्म करता, जब इसके नंबर्स अच्छे आते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो स्टॉक भी अच्छा कर सकता है, और मार्केट नीचे आता है तो स्टॉक भी खराब कर सकता है। सो इसके लिए क्या करेंगे, इसको भी एक रेंज के अंदर बाउंड करेंगे, जहाँ पे आप इसको सपोर्ट के रूप में देख सकते हैं, यहाँ पे रेसिस्टेंस देख सकते हैं, ये फ्लैग पैटर्न के रूप में माना जा सकता है। सो ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली फिर इन्वेस्टर्स पॉजिटिव हो गए स्टॉक को लेकर, ट्रेडर बैट करने की सोचेंगे, और अगर नीचे आता है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है और अच्छे मौके मिल जाए अगले सपोर्ट के लिए। ठीक है, सो ये सिचुएशन थी। नंबर्स प्रॉफिट बेसिस पे एक्सपेक्टेशंस मिस कर चुके हैं, और सेल्स का तो ठीक है, चलो एक्सपेक्टेशन पता ही थी, उसके हिसाब से रिजल्ट आए हैं। सेकेंड जो कंपनी, इसका नाम है नेटवेब। स्टॉक ने 3% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी, एक्सपेक्टेड था, और इसको मैंने इसी तरह से हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे देखने को मिल जाए। 125 का पी क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, मिस था, एक्सपेक्टेशंस मिस हुई थी। बहुत बड़ा मिस नहीं है, लेकिन हाँ 2 से लेकर 9% के आसपास का मिस है। और जब स्टॉक इतना चल जाता है, 30-35% चल जाता है, तो उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 6% के साथ में गिरा क्योंकि मार्जिन प्रेशर थे। यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी थी लेकिन मार्जिन प्रेशर में थे। सो ये रीज़न था। और कल भी हमने ये बातचीत की थी कि सेल्स अच्छी है, मार्जिन्स अच्छी नहीं है, इस वजह से प्रॉफिट सेल्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम बढ़ा है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेजमेंट ने यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दी है 30 से लेकर 35% फाइनेंशियल ईयर 27 में। ठीक है, उसके बेसिस पे भी स्टॉक ने कुछ खास नहीं किया क्योंकि रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट की बात नहीं की है। प्रॉफिट के मार्जिन से मिस कर रहे तो फिर आगे भी कैसे अच्छा आएगा। तो ये जस्ट एक क्वेश्चन है इन्वेस्टर्स का। सेकंड अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि एआई सिस्टम, एआई जो सिस्टम है इनका, वो ग्रोथ ड्राइवर रहा है। उसके अंदर रेवेन्यू बढ़ चुका है 460% के साथ में वाई बेसिस में, जो कंट्रीब्यूट करता है 43% इसका ओवरऑल रेवेन्यू, वो बड़ा है। कॉन्ट्रास्ट में देखें, अपोजिट में देखें तो डेटा सेंटर का जो सेगमेंट है ना वो इसका डिक्लाइन किया है 14% के साथ में। तो यही इंतजार कर रहे थे कि नेक्स्ट डे गाइडेंस कैसी होती है या फिर क्या डिटेल में अपडेटिंग आती है। सो 14% के साथ में इसका डेटा सेंटर का सेगमेंट गिरा है, बड़ा नहीं है। सो ये अच्छी अपडेट नहीं है। ठीक है, सो डेटा सेंटर के अलावा जो इसके ऑर्डर आ रहे हैं इसके पास में एआई सिस्टम को लेकर, वो अच्छा कर रहा है, लेकिन डेटा सेंटर अच्छा नहीं कर रहा है। अब इसकी वजह से जो बाकी डेटा सेंटर कंपनीज हैं उनके भी स्टॉक में प्रेशर आ सकता है, उनके भी नंबर्स कुछ अच्छे नहीं आएंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं। सो यहाँ पे टेक्निकल्स को देख लेते हैं और इसके टेक्निकल के अंदर भी सेम सिचुएशन। यहाँ पे हमने देखा 35% के आसपास का जंप, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अभी भी काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं नंबर्स आने से पहले, और उनको नंबर्स आने के आसपास बेचा भी जाएगा या फिर प्रॉफिट बुक किया जाएगा जब भी रिजल्ट आते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिली है। बट अच्छी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि नीचे से अच्छी बाइंग आई है। 6% तक स्टॉक गिर गया था लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 3% ही गिर के बंद हुआ, तो ये अच्छी बाइंग, अच्छा इंडिकेशन है। सो हम इसी को सपोर्ट के रूप में देख सकते हैं। अगर ये मैनेज हो गया तो वेल एंड गुड। ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये रेंज फिलहाल स्टॉक की रह सकती है। अगर ये टूट गया तो फिर दिक्कत है, और जिस तरह से यहाँ पे बाइंग आई है चांसेस काफ़ी कम है कि ये ब्रेक हो जाए। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है, और अगले कुछ वीडियोस में बाकी कुछ कंपनीज को देखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।